हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने 12th क्लास के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस किया। डिटर्मिनेंट होता क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोफैक्टर माइनर किसको कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया। डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का एक और रूल है, हालांकि 12th में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम इस रूल को जान लें, क्योंकि जानकारी रहने से हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। इसलिए हम इस रूल को भी जान लें कि डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का ये रूल, जिसको सारस रूल कहते हैं, इसका फ़ायदा कहाँ है। फ़ायदा यह है कि अगर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के लिए 3 ऑर्डर के अलावा कहीं अगर 4 ऑर्डर या 5 ऑर्डर का होता है, तो जो प्रोसेस अभी बताया एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट का, उस प्रोसेस से भी बनेगा, लेकिन बड़ा ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन होगा, कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वैसे प्रॉब्लम्स को हम प्रॉपर्टी यूज़ करके भी बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर सारस रूल से एक्सपेंशन किया जाए तो ज़्यादा आसानी से बन सकता है। तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं सारस रूल, है ना। तो पहले तो हम एक एग्जाम्पल जो है 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे ही देंगे। तो 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका एक एक्सपेंशन पहले हम कर लें, है ना। देखिए एक डिटर्मिनेंट मान लीजिए हमने लिया 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये आया। अब हम इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, सारस रूल द्वारा नहीं, जो प्रोसेस बताया गया वो, तो उसके द्वारा एक्सपेंशन अगर किया जाता है तो देखिए सबसे पहले आप 3 लिखते हैं, उसके बाद 2 इंटू 7 14 माइनस 3 इंटू 5 15, फिर उसके बाद लिया -2, है ना। क्या करेंगे 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4 12, फिर उसके बाद लिखेंगे +4, 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 8। ठीक है, अब आप इसका वैल्यू देख लीजिए क्या होता है। 3 इंटू 14 माइनस 15 -1 होगा, -2 इंटू 7 माइनस 12 5 -5 +4 इंटू 5 माइनस 8 -3, राइट। अब आप वैल्यू निकालो, -3 + 10 -12। अब यहाँ पे वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, -15 अब +10, यानी वैल्यू हो गया -5। ये एक्सपेंशन हमने बताया जिस तरीके से आपने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे सारस रूल। सारस रूल क्या है उस चीज़ को आप समझिएगा। इसका वैल्यू तो -5 हमने देखा है ना। डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम्स में जो पिछले क्लास में हमने, पिछले जो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मेन डायगोनल जो होता है, जिसको हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं, लेफ्ट अपर टू राइट लोअर कॉर्नर, वही मेन डायगोनल होता है। अगर हम सारस रूल की बात करें तो देखिए पहले ये जो डिटर्मिनेंट है उसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3, 2, 4, 1, 2, 3, फिर लिखिए 4, 5, 7। आपने ऐसा लिख लिया। इसके बाद पहला और दूसरा रो को वंस अगेन आप लिखिए यहाँ पे, 3, 2, 4, 1, 2, 3, ये हो गया। और अब आप देखिए यहाँ ये जो 3 देख रहे हैं, ये जो डायगोनल का 3 ऑर्डर है, तो 3 एलिमेंट, ये डायगोनल शुरू करना है और ये डायगोनल, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं इधर वाले एलिमेंट को ऐड करना होता है।
मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, यानी ये 3 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद इधर जो आ रहा है, ये जो इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये है आ गया 4 2 4, उसके बाद 3 5 3 5 3 सॉरी 3 5 3 और उसके बाद आ गया यहाँ पे क्या 7 2 1, ये आ गया यहाँ से, ये 7 2 1 है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 इंटू 2 इंटू, ये माइनस में आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 3 हो गया। फिर 7 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 इंटू 1, और ये जो आपका वैल्यू मिलेगा, दिस इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आप यहां पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42 प्लस 20 प्लस 24 हो गया माइनस। अब ये देखिए यहां ब्रैकेट में लेते हैं, 32 प्लस 45 प्लस 14 हो गया। अब देखिए इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, क्या होगा 4, यानी ये हो गया, जब आप इसको ऐड करेंगे तो हो गया 4 2 6 2 2 4 4 8, ये आ गया 86 माइनस। अब इधर देखिए, इधर आप ऐड करेंगे 9 11 2 6 और ये हो जाएगा कितना 9। अब देखिए यहाँ पे 86 माइनस 91 कितना होना चाहिए बाबू -5। 86 माइनस 91 कितना हो गया वैल्यू -5। दिस इज सारस रूल, यानी आप ये ध्यान रखना है, इधर वाला जो होगा ऐड होगा, इधर वाला होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये 3 ऑर्डर का था, तो 3 ऑर्डर का था तो हमने क्या किया, पहला और दूसरा। अगर 4 ऑर्डर का होता है तो आपको क्या करना है, 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है उसको आप लिख लेंगे। जैसे कि आप यहां पे मान लीजिए 2 3 5 7 2 8 4 1 4 3 1 2 3 7 2 8, ये है 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 4 रो 4 कॉलम है, तो पहला 3 रो को आप फिर से आप लिख लीजिए, यानी 2 3 5 7 फिर 2 8 4 1, ठीक है, फिर 4 3 1 2 4 3 1 2 और स्टार्ट कीजिए। आपको ये 4 एलिमेंट एक साथ लेना है ना, यहां से शुरू करते हैं। देखिए ये 4 हो गया, फिर आप यहां से शुरू करेंगे, ये 4 हो गया, फिर आप यहां से शुरू करेंगे, ये 4 हो गया, फिर आप यहां से शुरू करेंगे, ये 4 हो गया, है ना। और उसके बाद आप इन सभी को आप क्या करेंगे, एक ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, और फिर यहां पर 1 3 4 एक ऑर्डर एक सही से आप लिखेंगे सामने में 1 4 2, तो ये हो गया 3 इंटू 3 ये। इसको आप ऐसे वाले को क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके चारों को ऐड करेंगे, और फिर इधर से देखिए 7 4 3 ये आ गया, फिर देखिए 1 1 1 ये आ गया 1 1 7, फिर देखिए 2 3 यहाँ पे पॉइंट वैल्यू आ गया। अब नेचुरली ये पार्ट्स जो है यहां आ गया, और इधर वाला जो होता है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही हो गया सारस रूल। इसके द्वारा हम लोग हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के वैल्यू का एक्सपेंशन बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। स्पष्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। सारस रूल यही होता है। चलिए अब हम यहां पे बताने जा रहे हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने डिटर्मिनेंट को लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही बनाया था। आज हम उसी पे बात करेंगे, क्रैमर रूल। वंस अगेन हम बोल दें कि ये जो टॉपिक है वो 12th सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो हम ये बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन होता क्या है। देखिए
ax plus by plus cz equal to d is called a linear equation of three variables x, y and z। ये जो इक्वेशन आपने देख लिया उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z, या थ्री अननोन्स भी कह सकते हैं। अब आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ये तो पहला आपने देख लिया। फिर यहां आप देखिए ax प्लस by इक्वल टू c, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज कॉल्ड linear equation in two variables x and y। अब बात यहां पे आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यह होता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मोर देन वन इक्वेशन का जो सेट होता है उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे 10th क्लास में आपने दो लीनियर इक्वेशन और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सीखा होगा। आपने मेथड था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कई मेथड बताया गया था। जैसे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, जैसे ये देखिए आपके सामने अगर मान लीजिए ये इक्वेशन देता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो इसे हम कहते हैं, ये जो आ गया इसे कहते हैं इज कॉल्ड a system of linear equation in two variables x and y, इसे कहा जाता है, यानी दो इक्वेशन का सेट होता है। और इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एंड solution of the system means values of x and y which satisfy both the equations। x का वह वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। एक बात तो स्पष्ट है, ये तो आप जानते हो कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, यानी देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई वन इक्वेशन, है ना। but one and only one value of x and y which satisfy both equations at simultaneously। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक ही जगह पर कट करेगा, और जहां पर कट करेगा वही x और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और नहीं तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ऐसी स्थिति में तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहां पर कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम का मतलब होता है x और y के वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। बात समझ में आ रहा है?
अब ये तो दो अननोन है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दो इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 10th क्लास या 9th क्लास में भी आपको बताया गया था, उसमें आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, ट्रांसफॉर्मेशन था, कई मेथड इसके बारे में बताया गया। अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल और 3 अननोन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए गॉसियन एलिमिनेशन मेथड था, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। इसी वजह से सर आइजैक न्यूटन ने डिटर्मिनेंट बताया, और आज हम 3 अननोन 3 इक्वेशन का जो एक सिस्टम है उसके सॉल्यूशन को निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे किया जाता है बताया जाता है। डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी ये चीज, और उसे ही क्रैमर रूल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम यहां पर बात करेंगे अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 अननोन्स एक्स, वाई एंड जेड। देखिए, let us consider a system of linear equations of 3 unknowns x, y and z। कंसिडर करते हैं। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। यह है। अब ये क्रैमर रूल क्या है, सॉल्यूशन इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं, मान लें लेट डेल्टा इज इक्वल टू, क्या करना है, तो जो कॉफिशिएंट्स एक्स वाई जेड है तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो जैसे आया वैसे ही लिख देना है हमें, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये लिख दिया और इसे हमने मान लिया डेल्टा। फिर उसके बाद क्या करना है, डेल्टा 1 लिखना है। डेल्टा 1 क्या करना है, देखिए जो कांस्टेंट है d1 d2 वो डेल्टा 1 में पहला कॉलम में ये आएगा d1 d2 d3, और बाकी के दोनों कॉलम इसमें जो है वो रिमेनिंग वो सेम हो जाएंगे, यानी ये आ गया b1 b2 b3, ये हो गया c1 c2 c3 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट में डेल्टा 1 निकल गया, अब आपको डेल्टा 2 लिखना है। देखो डेल्टा 2 क्या करोगे, पहला डेल्टा का जो पहला कॉलम है और तीसरा कॉलम ज्यों का त्यों होगा, दूसरा कॉलम के जगह पर ये कांस्टेंट आ जाएगा, यानी यहां पर आया a1 a2 a3 और ये हो गया d1 d2 d3 और ये हो गया c1 c2 c3, है ना। तो बाबू यहां पर डेल्टा 3 क्या लेना चाहिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा 3 क्या होना चाहिए। यस, यहां पे आया a1 a2 a3, ये होगा b1 b2 b3 और यहां कांस्टेंट d1 d2 d3। ये आप 3 इक्वेशन दिया हुआ है, आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आप लिख लो। आई थिंक 3 इक्वेशन दिया हुआ है
तो देखकर इसे लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और डेल्टा का वैल्यू कैसे निकलता है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में आपने देखा है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी के वैल्यूज को आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। और जब आप निकाल लोगे तो उसके बाद देखिए क्रैमर रूल क्या है ना, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्रैमर्स रूल है ना, ये क्या है, देखिए इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब कहिए कैसे आएगा, वो चीज है, एक्सप्लेन करेंगे, घबराने की बात नहीं है। दिस इज क्रैमर रूल। प्रश्न यहां पैदा होता है कि अगर डेल्टा 0 हो तो क्या होगा, उस पर ही चर्चा करेंगे। अभी डेल्टा 0 नहीं है तो x का वैल्यू ये मिलेगा, है ना, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्रैमर में कहा गया कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 all are 0, then the system has infinitely many solution। सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, कैसे होंगे, है ना। अभी आप देखिए सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा पॉइंट होगा इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट one of delta 1, delta 2 and delta 3 be not 0, अगर 0 नहीं होगा then system has no solution। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यह है क्रैमर रूल। मैं समझता हूं कि 3 इक्वेशन दिया हुआ है, उसको देख करके और प्रॉब्लम्स को बनाना बड़ा आसान है आपके लिए, बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। हाँ, प्रश्न यहाँ पे ये पैदा होता है कि डेल्टा 0 नहीं है तो x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना कैसे होगा। डेल्टा 0 है और ये सब 0 है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे होंगे। अगर डेल्टा 0 है और इन तीनों में से कम कोई एक 0 नहीं है तो सिस्टम का सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा। इन सब प्रश्नों का जवाब बस 10-5 मिनट के अंदर अब मिलेगा आपको, है ना। अब आप देखिए इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम लोग डेल्टा 1 के बारे में बात करें। क्रैमर रूल क्या है, देखिए डेल्टा 1 क्या लिखा हुआ था, D1, D2, D3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये था। बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू, D1 के जगह पर A1x प्लस B1y प्लस C1z, A2x प्लस B2y प्लस C2z और A3x प्लस B3y प्लस C3z, और यहाँ पे लिख दे B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये हो गया।
फ्रॉम सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यहां पर ये डिटर्मिनेंट को तीन डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी ये पहला होगा फ्रॉम सम, हम यहां पे ये लिख देते हैं फ्रॉम सम प्रॉपर्टी, फ्रॉम सम प्रॉपर्टी क्या होगा भैया, डेल्टा वन बराबर, इसे हम क्या लिखेंगे, a1x, a2x, a3x, b1, b2, b3, c1, c2, c3। और दूसरा क्या होगा बाबू, तो b1y, b2y, b3y, b1, b2, b3, c1, c2, c3। और तीसरा क्या होगा बाबू, तो तीसरा हो जाएगा c1z, c2z, c3z, b1, b2, b3, c1, c2, c3। अब आप ये सोचो कि डेल्टा जो हो, डेल्टा वन बराबर x इंटू डेल्टा लिख सकते हो इसको, क्योंकि जब x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। और फ्रॉम प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू, और ये देखो ये कॉलम आइडेंटिकल है, ये कॉलम मतलब कि प्रोपोर्शनल है एलिमेंट्स, तो इसका वैल्यू होगा 0, है ना। तो अब बताइए यहां पर क्या मिला हमें, ये मिला डेल्टा वन विल बी इक्वल टू x इंटू डेल्टा। अब हम ये कहें इफ डेल्टा नॉट 0 देन x विल बी इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा। डेल्टा वन बाई डेल्टा इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये आ गया, समझ में आया। ये इसी आधार पर सिमिलरली हम डेल्टा टू अगर निकालें, इस ये देखा आपने यहां पे। अब बताइए कि अगर इसी तरीके से हम यहां कहें सिमिलरली, यहां अगर निकालना हो डेल्टा टू बराबर होगा y इंटू डेल्टा, एंड डेल्टा थ्री बराबर होगा z इंटू डेल्टा। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो इट इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू डेल्टा टू बाई डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा थ्री बाई डेल्टा। यही है क्रैमर रूल और उसका एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा बात में। अब एक चीज और देखिए, यही पर केस होता है इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू बराबर डेल्टा थ्री बराबर 0, ये तीनों के तीनों 0 हो गया। तो जरा सा देखिए x यहां पर कंडीशन या क्या मिला था, डेल्टा वन बराबर x इंटू डेल्टा, डेल्टा टू बराबर y इंटू डेल्टा एंड डेल्टा थ्री बराबर z इंटू डेल्टा। अब आप सोचो यहां कि जब डेल्टा और डेल्टा 0 हो रहा है, यहां पर देखो ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 बराबर x इंटू 0, 0 बराबर y इंटू 0 एंड 0 बराबर z इंटू 0। अब वट एवर रियल वैल्यू ऑफ x, y एंड z में भी इक्वेशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। इसीलिए कहा गया सो सिस्टम has infinitely many solution। इसीलिए बोला गया कि सिस्टम का बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। अब और तीसरी बात में ये क्यों कहा गया कि सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेट अस सपोज अगर मान लो डेल्टा नॉट 0 है, डेल्टा 0 है एंड डेल्टा वन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब ये बताओ कि क्या डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा ये पॉसिबल होगा। यहां डेल्टा 0 हो रहा है, यानी यहां पर देखिए डेल्टा वन बराबर x इंटू 0, इज इट पॉसिबल x का कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा जो ऐसा हो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर नॉट इक्वल टू 0 बनाए, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। इसलिए कहा गया इन दिस केस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इस केस में सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी यहां पर 3 केस हो गया। इफ डेल्टा इक्वल टू 0, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0
वेदर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इक्वल टू 0 डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक x एक y और एक z। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 all are equal to 0, then system has infinitely many solution. And if delta equal to 0 and at least one of three, delta 1, delta 2, delta 3 not equal to 0, in that case system has no solution. समझ में आ रहा बात? और एक चीज ये बता दें कि अगर एक सिस्टम का सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट, और सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be consistent if it has solution and said to be inconsistent if it has no solution। देखिए नोट में आप इस चीज को आप लिख सकते हैं। A system of linear equations is said to be consistent if it has solution either unique or infinitely many। चाहे यूनिक सॉल्यूशन मिले या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिले, सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज said to be inconsistent if it has no solution। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। linear homogeneous equations of थ्री अननोन की बात करें, थ्री वेरिएबल्स x, y एंड z। देखिए a1x, b1y, c1z इक्वल टू जो कांस्टेंट था वो जीरो हो गया। a2x, b2y, c2z, a3x, b3y, c3z इक्वल टू जीरो, है ना। ये कहा जाता है इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर homogeneous equations in x, y and z, है ना। क्रैमर रूल की बात करें, सॉल्यूशन का तरीका क्या है? देखो डेल्टा अगर निकालोगे तो वही a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 ये होगा। एंड स्वाभाविक है डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये सब का सब आपस में जीरो के बराबर ही होगा। क्यों भाई? और जीरो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में कहा गया था कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। जब आप डेल्टा 1 बनाओगे तो पहला कॉलम में सारा एलिमेंट जीरो, वैल्यू जीरो। डेल्टा 2 बनाओगे दूसरा कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो। डेल्टा 3 बनाओगे तीसरा कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो। तो नेचुरली डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जो होगा वो जीरो होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? अब रहा बात है डेल्टा के बारे में। अगर डेल्टा जीरो है
तो भी और डेल्टा जीरो नहीं है तो भी सिस्टम का तो बहुत सा सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए एक वाइट दिमाग में हमेशा नोट कर लेना कि जब भी कोई प्रश्न पूछता है कि क्या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो बोलोगे यस ऑलवेज होगा, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि ए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर मान लो डेल्टा जीरो हो रहा है, एक बात और गौर करना यहां कि अगर डेल्टा जीरो होता है, पहला पॉइंट लिखो, डेल्टा अगर जीरो हो गया है ना, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, ये सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब ये तुच्छ है, होगा ही, बिना निकाले बता सकते हो। x बराबर जीरो, वाई एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो डालो, बिना निकाले भी सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी अगर डेल्टा जीरो हो गया, सॉरी डेल्टा नॉट जीरो हुआ, यहां पर डेल्टा अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया कि डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है, तो x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर लिखोगे डेल्टा वन बाई डेल्टा, यानी जीरो अपॉन डेल्टा, वैल्यू क्या हो गया जीरो, है ना। y बराबर भी जीरो एंड z बराबर भी जीरो, यानी डेल्टा जीरो नहीं है तो x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशन, है ना। और अगर डेल्टा जीरो हो गया, देखो अगर मान लो हम ये कह दें कि इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इसे कहते हैं एंड called non-trivial solution। यानी डेल्टा अगर जीरो के बराबर होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो सिस्टम के सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल होंगे, अदरवाइज सिस्टम के सॉल्यूशन ट्राइवल होंगे। ये आपके सामने हमने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया है। ये चीज़ बताया बाबू, ऐसा है कि इसमें से प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास मेरा होगा उसमें बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स आया है कि सर प्लीज़ रिलेशन और फंक्शन का भी क्लास करें। तो मेरा जो अगला वीडियो आ रहा है वो उसमें हम जा रहे हैं बताने आपको रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन को बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट को अभी हमने ड्रॉप कर दिया। डिटर्मिनेंट के वीडियोज़ भी एक दो वीडियोज़ के बाद हम अपलोड करेंगे, लेकिन अभी जो होगा उसके बाद जो वीडियोज़ आएगा उसमें हम 12th क्लास को दिमाग में रख करके ये वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो में अगले क्लास में अगला वीडियो मेरा जो आ रहा है वह आ रहा है रिलेशन और फंक्शन का। समझ में आ रहा है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, है ना, कुछ कमेंट्स करें, है ना। थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।